Hello students, this is Dr. Anubha Sharma and today's topic of discussion is enzymes. यूनिट नंबर 2 से एंजाइम्स टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. एंजाइम्स एंजाइम्स क्या है ये तो हमें क्लास 7 8 से ही पता है कि एंजाइम्स क्या है. दीज आर सर्टेन कैटालिटिक मॉलिक्यूल जो कि बाय नेचर कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, है ना. तो एंजाइम्स आर प्रोटीन विद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये हमें पता है. हम अपने क्लास 8 से 9 से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब इसके बारे में कुछ और डिटेल हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. चलिए, तो सबसे पहले हम एंजाइम्स की कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, सो एंजाइम्स को हम बोलेंगे एंजाइम्स आर बायोकैटालिटिक. बायो कैटालिस्ट हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं ना, लिविंग सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना. तो एंजाइम्स को हम बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं एंड इट वर्क्स अंडर माइल्ड कंडीशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. These are biological molecules that significantly speed up the rate of chemical reaction. और कितना स्पीड अप कर देंगे? बाय द फैक्टर ऑफ 10 to the power 6 to 10 to the power 17. देखिए कितना ज्यादा, कितने फोल्ड इंक्रीज कर देते हैं. एंजाइम्स अगर इन्वॉल्व हैं किसी रिएक्शन में और एंजाइम के बगैर हम रिएक्शन करेंगे तो उतना स्पीड अप नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा. एंजाइम्स का बहुत सारे एंजाइम्स का, क्योंकि ये प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. आपको पता है प्रोटीन के 3 तरीके के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल अमीनो एसिड्स जो हैं इस तरीके से, जैसे ए इस तरीके से अमीनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, है ना. एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ये बायोमोलिक्यूल्स में हम और डिटेल में जानेंगे. और तो एंजाइम्स, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म में, क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये नॉर्मली सेल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स हमारे प्रोटीन हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड जो है वो एंजाइम्स की तरह काम कर रहे होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम. वन ऑफ द एग्जांपल इज राइबोजाइम. राइबोजाइम एक्ट एज अ एंजाइम. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये हमें याद करना है कि सारे एंजाइम नहीं है. मोस्टली ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. ठीक है, दे आर वाइटल फॉर लाइफ एंड सर्व एज अ वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी लाइक डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म. ये सारा का सारा कैसे हो रहा है आपको पता है, आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा बक्कल कैविटी से लेकर एंड तक बहुत सारे एंजाइम्स हर स्टेप पर यूज होते हैं, तभी हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो पाता है. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, अमाइलेज वहाँ प्रेजेंट होता है. फिर हम आगे बढ़े, अगर हम आते हैं अपने स्टमक में हमारा पेप्सिन होता है ना, वो वहाँ पर काम कर रहा होता है. इसके अलावा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट तो, और उसके बाद हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पर भी होते हैं. और बहुत सारे एंजाइम्स को बढ़ाता है जो हमारा पेनक्रियाज है, लिवर है, ये वाले भी बहुत सारे एंजाइम्स को डालते हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. तो एंजाइम का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हर फंक्शन में, क्योंकि वो हमारे जो भी हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उनको अल्टीमेटली तो बिल्कुल मिनिमम इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट होना है ना, कि ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके और उसे यूज कर सके. तो उस बड़े मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा ना डाइजेशन करके, और डाइजेशन में हेल्प करेगा कौन? एंजाइम हेल्प करेगा. सो दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड एंड क्लास ऑफ द कंपाउंड अप टू विच दे वर्क. ये उसी के ऊपर डिपेंड, लाइक अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो पेप्सिन बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट को कर रहे हैं तो एमाइलेज बोल देंगे. तो इसकी डिटेल हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे. ठीक है, एवरी एंजाइम हैज अ एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम. जैसे लाइक अगर यहाँ मैं एक छोटा सा एंजाइम आपके सामने एक बना देती हूँ, ये हमारा एक एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट. ये एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट. ठीक है,
तो ये जो साइट है जहां पर आके ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, तो हर एंजाइम में अपनी एक पॉकेट होती है, एक एक्टिव साइट होती है जहां पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद ये ES पहले अलग अलग थे, फिर ES लाइक ये मैं दोबारा से आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू ES, देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये वाला फेज कब आएगा? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे। बाइंड कहाँ पर करेंगे? एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट पर ही सबस्ट्रेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री उसका स्ट्रक्चर होता है और वहां पर जाकर वो बाइंड करता है। ठीक है, so an active site of an enzyme is a pocket into which the substrate fits. Thus enzyme through their active site catalyze a reaction at a higher rate. जब सबस्ट्रेट वहां जाकर फिट हो जाएगा तो वो एंजाइम उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है एंजाइम के? जनरल प्रिंसिपल ये है कि एंजाइम presence does not affect the nature and property of the end product. end product कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा? बाय नेचर वो एल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, या जैसा उसको बनना चाहिए वैसा होगा। एंजाइम उस पर कतई कोई एंजाइम का वहां रोल नहीं है। एंजाइम का रोल सिर्फ इतना है कि वो एक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, फास्ट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, सो एंजाइम प्रेजेंट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम कैन कैटालाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। जिसके लिए जो एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम है वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो वही करेगा। किसी एंजाइम का काम है हाइड्रोलिसिस करना, किसी एंजाइम का काम है आइसोमर फॉर्म डेवलप करना। तो जिसका जो फंक्शन डिसाइडेड है वो वही काम करेगा। दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर पर्टिकुलर वर्क जो उनको करना है। अगला पॉइंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ी रिएक्शन करनी है तो हमें बहुत ज्यादा एंजाइम भी डालना पड़ेगा। नहीं, एंजाइम की स्मॉल अमाउंट ही काम कर जाती है। क्यों कर जाती है, ये टॉपिक जो है हम बाद में डिस्कस, अभी इसी कुछ स्लाइड्स के बाद डिस्कस करेंगे। व्हाई वी नीड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स टू कैटालाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू व्हाट? चेंज इन pH, चेंज इन टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दीज आर हाईली सेंसिटिव। वो अपने ऑप्टिमम pH पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर काम करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने जनरल प्रिंसिपल में? एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द property of end product. They are highly specific. We need enzyme only in a small amount, and these are highly sensitive to change in pH, temperature and substrate concentration. अब जब हम एंजाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो बार बार यूज होने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। लाइक सबस्ट्रेट इज अ रिएक्टेंट विच बाइंड विद द एंजाइम। जब मैं सबस्ट्रेट की बात करूंगी तो वो कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है जो एंजाइम्स के साथ बाइंड कर रहा है। देयर इज अनदर वर्ड प्रोडक्ट, जो लास्ट में बनेगा, एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट ओवर हियर। देयर इज अ टर्म एक्टिव साइट। तो एंजाइम्स की जो कैटालिटिक साइट है जहां पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जिसे हम बार बार इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो ये एंजाइम इस चैप्टर में ये सारे के सारे वर्ड्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो एंजाइम एज कैटालिस्ट, एंजाइम आर एफिशिएंट एट लो टेम्परेचर, लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, ये ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, कंज्यूम नहीं होने वाला है।
एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन प्रोसीड 10 to the power 8 to 10 to the power 11 times faster than नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इतने हाई फोल्ड, इतना फोल्ड इंक्रीज कर देता है किसी भी रिएक्शन को, ठीक है। बट इट डज डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जितनी तेजी से रिवर्सिबल रिएक्शन में इधर की तरफ प्रोडक्ट बनेगा, अगर उसे बैक साइड रिएक्शन जाना है तो उतनी, मतलब इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। रिएक्शन उसी लेवल पर चलती रहेगी, बट हाँ तेजी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ा देगा, बिकॉज इट इज अ बायो कैटालिस्ट। सो ये एक्सेलरेट करेगा रिएक्शन को, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। और यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है कंज्यूम नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। और बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी? सबसे पहला जो है दैट इज टेम्परेचर, जो हम यहाँ इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, टेम्परेचर। चलिए हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर हमने लिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ है, यहाँ पर हमने नहीं, आपकी सीबीएसई की बुक का ही ग्राफ है, ये एनसीईआरटी का जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो ये इस तरीके का ग्राफ आया हुआ है, ये इस तरीके का ग्राफ आया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लाइन सीधी नहीं है, ओके, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी हो रही है। और अगर ये टेम्परेचर, व्हाटएवर ये टेम्परेचर जो भी है उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, लाइक मान लिया यहाँ इन केस ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है वो 37 डिग्री पर ही है, या प्लस माइनस 2 या 3 या 5 कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पर ही एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हमने 37 से ज्यादा की तरफ टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रहा है? एंजाइम एक्टिविटी डाउन हो रही है ना। और अगर इस 37 से हमने कम टेम्परेचर किया तो भी एंजाइम एक्टिविटी डाउन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम अपना काम सबसे बेहतर कर सकता है। जब हम इसको 37 से ज्यादा बढ़ाएंगे, इसको हम 37 से 47, 57, 100 तक अगर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर हमने उसे लोअर डाउन लिया, यानी 37 से हम लेके गए 27, देन 17, देन 0, तो क्या होगा? एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट, बिल्कुल उसकी एक्टिविटी हो नहीं पाएगी, मीन्स वो एकदम अपनी डोरमेंसी में चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जनरली द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन वुड इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। However, if the optimum temperature, usually around 40 degree, is reached, the enzyme would denature and lose its ability to react with the substrate. अगर लाइक मैंने आपको 37 का एग्जांपल दिया, ये कह रहे हैं अगर 40 के बाद गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 या 40 के बाद अगर इसने गया तो इसकी डीनेचुरेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जिनका ओरिजिन ही हॉट वाटर स्प्रिंग है, मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग है, सल्फर स्प्रिंग है, जहाँ पर पानी गर्म रहता है, तो वहां पर भी तो बैक्टीरिया ग्रो करते होंगे। तो जो वहां पर ग्रो बैक्टीरिया या जो भी चीज वहां पर ग्रो करती है, उसके अंदर भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहेगी, मेटाबॉलिज्म तो चलेगी ना। तो वहां पर क्योंकि वो अडप्टेड है उस पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर के लिए, तो वो वाले एंजाइम्स, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई होगा, वो 70 डिग्री पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि वो जो एंजाइम है वो किस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है, उस ऑर्गेनिज्म का जो ऑप्टिमम जो भी एनवायरनमेंट है, अगर वो एनवायरनमेंट हॉट है, हॉट स्प्रिंग से निकाला गया है, तो हो सकता है वो 80-90 डिग्री तक भी काम करे,
ठीक है। लेकिन जहाँ तक ह्यूमन की बात है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर लाइक hot vents, sulfur spring are stable and retain their catalytic power even at high temperature. ठीक है। तो अगर वो अडप्टेड है वहां के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अडप्टेड है, तो वहां का एंजाइम भी उस पर काम करेगा ही करेगा। बट नॉर्मली एंजाइम कहाँ काम करते हैं? अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। उससे कम किया या उससे ज्यादा किया, देखिए यहाँ पर कम किया है और यहाँ ज्यादा किया है। ज्यादा करने पर डीनेचर हो जाएगा, कम करने पर इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनर्ट पोजीशन में चला जाएगा जब तक उसको ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं मिल जाती है। ठीक है। इसीलिए जब भी हम आपको पता है कोई भी इस तरीके की चीजें लेके आते हैं खाने पीने की, नॉन वेज आइटम हो गए या फिर कुछ ऐसा है जो जिसे डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है, डीप फ्रीजर में रखा है तो वहां पर माइक्रोब ग्रो नहीं होंगे, तो आपका सामान ठीक रहेगा। ठीक है। जैसे ही हम उसको डीप फ्रीजर से बाहर लेकर आए नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। जो बैक्टीरिया वहां पर उस पर थे भी वो एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आइटम को खराब नहीं कर पा रहे हैं। हमारे फूड आइटम को, पेरिशेबल आइटम है, उनको खराब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने टेम्परेचर ही इतना कम कर दिया है कि एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है वो एंजाइम। और अगर हमने उसको बहुत ज्यादा, किसी चीज को बहुत ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रख दिया, तो क्या होता है, कभी कभी दूध बाहर रह जाता है ना। दूध बाहर रह जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, गर्मियों में हमारा दूध फट जाता है अगर हम फ्रिज में ना रखें तो लाइक दिस। चलिए, सो नेक्स्ट फैक्टर इज पीएच। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। इसका भी देखिए सेम ग्राफ आ रहा है, पीएच का भी सेम ग्राफ आ रहा है, पीएच एंड दिस इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो दिस इज द ऑप्टिमम पीएच। यहाँ पर ऑप्टिमम एक लेवल है, उस पीएच पर ही ये मैक्सिमम अपनी फंक्शनैलिटी, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा। अदरवाइज उससे ज्यादा किया तो भी डीनेचर हो जाएगा, कम किया तो ये फिर से उतना एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो काम होता है, ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम जो एंजाइम्स है वो 7.2 पीएच पर काम करते हैं। ठीक है। सो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। एवरी एंजाइम has its own optimum pH value, but most enzyme reaction have highly reactive higher reaction rate between pH value 6 to 9. So there is a range इन्होंने दी हुई है। बट इन ह्यूमन बॉडी जो मैंने आपको अभी बताया, pH जो वैल्यू है 7.2 है, जहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी शो करते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे हैं जो एसिडिक pH पे काम करते हैं। आपको पता है कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने 7th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, 12th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। HCl रिलीज होता है और उसके बाद वो स्टमक का पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक, हाईली एसिडिक बना देता है, और उसी टाइम पर प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रही होती है। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, वो काम करता है, उसका ऑप्टिमम पीएच है 2। ऐसे ही पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो ज्यादातर एल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। तो इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स। जैसे टेम्परेचर में हमने कहा कि उसका ओरिजिन क्या है बैक्टीरिया का, जिससे वो एंजाइम आइसोलेटेड है, वैसे ही ये एंजाइम्स किस चीज पर काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर जगह का एटमॉस्फेयर क्या है जहां पर ये एंजाइम रहे, तो वो उसके लिए वही एनवायरमेंट ऑप्टिमम हो गया और वो उसके लिए अडप्टेड है, तो उसी पीएच पर काम करेगा। तो देयर आर 2 एक्सेप्शंस, पेप्सिन जो काम करेगा एसिडिक पीएच पर, एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम जो कि काम करेगा एल्कलाइन पीएच पर। नेक्स्ट फैक्टर इज योर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स। अब देखिए ये जो ये ग्राफ दिया हुआ है ये भी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है मैंने। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो हमारा जो रिएक्शन है, पहले हमारा रिएक्शन बढ़ रहा है, लगातार हमारा रिएक्शन बढ़ रहा है जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम की बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक स्टेज पर आकर ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, अब नहीं बढ़ रहा। इसके आगे तो जिस रेट से रिएक्शन चल रही है उसी रेट से रिएक्शन चल रही है। मतलब अगर इनिशियली हम कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट और एंजाइम की लगातार बढ़ा रहे हैं
तो वो फटाफट फटाफट एक्टिव साइट पर बाइंड करता जाएगा सबस्ट्रेट। अगर लाइक ये देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन फोर एंजाइम मॉलिक्यूल इन्हें 400 मान लीजिए आप। तो जब तक इनको 400 के लिए, ये देखिए, एक्टिव साइट मिलती रहेगी सबस्ट्रेट को, तब तक तो तेजी से हम एंजाइम जितने हैं, जितनी खाली एक्टिव साइट है उतना सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, फटाफट फटाफट तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। लेकिन जब सारी की सारी एक्टिव साइट इनकी ब्लॉक हो गई सबस्ट्रेट के साथ, फिर क्या होगा, फिर एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाओ, जब एक्टिव साइट खाली ही नहीं है तो कहाँ से बढ़ाने के बाद वो रिएक्शन करेगा, है ना। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम अफेक्ट द रिएक्शन रेट एज वेल। कैसे? लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कम है कंसंट्रेशन तो रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो कम है एंजाइम की ऑक्यूपाइड, क्योंकि सबस्ट्रेट ही कम है, ठीक है, सबस्ट्रेट ही कम है तो या एंजाइम ही कम है तो एक्टिव साइट ही कम है। लेकिन जैसे जैसे हम हाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम का या सबस्ट्रेट का, तो रिएक्शन जो है बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगी। लेकिन रिएक्शन रेट विल नो लॉन्गर इंक्रीज वंस द रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रीच एट अ सर्टेन लेवल। इस लेवल के बाद जब सारी की सारी एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है, उसके बाद रिएक्शन दोबारा फर्दर एक्सेलरेट नहीं करेगी, वो एक अपनी पर्टिकुलर अपनी स्पीड से ही चलेगी। जैसे जैसे जिसके प्रोडक्ट कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर एंजाइम खाली हो गया, फिर दूसरे सबस्ट्रेट को उसने ले लिया, ठीक है, फिर वो एक अपनी एक रिदम में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। Enzymes are protein that bind to a molecule or a substrate to modify it and lower the energy required to make it react. जब एंजाइम नहीं है तो जो रिएक्टेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों, इनमें कुछ एनर्जी तो पहले से ही है, मगर ये आपस में रिएक्ट करके H2CO3 यानी H2CO3 बनाए, इसके लिए इन्हें काफी एनर्जी लगानी पड़ रही है, काफी एनर्जी लगानी पड़ रही है टू मेक इट हैपन, टू कन्वर्ट इट CO2 एंड H2O इनटू कार्बोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एंजाइम डाल देते हैं, जब हमने एंजाइम डाल दिया, तो जब हमने इसमें एंजाइम डाला है तो क्या हो रहा है, हमारी इतनी एनर्जी एंजाइम सेव कर रहे हैं, केवल इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी में जो हमारी रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो रही है एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट। तो एंजाइम ने क्या काम किया, जो हमारी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी किसी भी चीज को एक्टिवेट होने के लिए, उसको लोअर डाउन कर दिया। सिमिलरली, जैसे कि अगर हमें कोई चीज खरीद कर लानी है मार्केट से, तो हम पहले अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं स्टेयर से, और उसके बाद पूरा कॉरिडोर क्लियर करके मेन गेट पर जाते हैं। हमारा डोमिनोज वाला आया है, मान लिया फॉर एग्जाम्पल पिज्जा देने के लिए, ठीक है, उसको एंट्री अलाउड नहीं है अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हो तो वो हमारा स्टेयर्स का चढ़ना उतरना बच गया, वो एनर्जी हमारी सेव हो गई, तो हम जल्दी डोमिनोज वाले के पास जाके अपना फटाफट पिज्जा उठा रहे हैं ना। सिमिलरली एंजाइम्स ने हमारे स्टेयर्स का चढ़ना उतरना कम कर दिया, सिर्फ अपने नीचे उतर के पूरा कॉरिडोर क्लियर करके मेन गेट तक आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही यहाँ पर चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? ये थोड़ा फनी सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसके थ्रू आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारे को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको वो लोअर डाउन करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर डाउन करता है। देखिए यहाँ एंजाइम्स के साथ सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए टू स्टार्ट और कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। ये एंजाइम बिल्कुल इसके इनिशियल एनर्जी या प्रोडक्ट के लास्ट एनर्जी पर कोई फर्क नहीं डाल रहा है, वो उतनी ही है जितनी विदाउट एंजाइम थी। विदाउट एंजाइम जितनी एनर्जी इनिशियल प्रोडक्ट पर थी और विद एंजाइम जितनी है सेम है, बस ये क्या कन्वर्ट कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर रहा है। ये जो
एक्टिवेशन एनर्जी, ओहो ये क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम यहाँ है, ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए विदाउट एंजाइम, एंड विद एंजाइम सिर्फ इतनी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करना है। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए, तो एंजाइम की मैकेनिज्म के लिए दो थ्योरी दी गई। पहली जो है दैट इज हाइपोथेसिस नॉट थ्योरी, सॉरी, इट इज नोन एज लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ये फिशर ने दी थी सबसे पहले। सो अकॉर्डिंग टू फिशर द शेप ऑफ एन एंजाइम एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ इट्स सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम है इट एक्ट्स एज अ लॉक, और जो सबस्ट्रेट है वो है की। तो एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है उसकी एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे ताला और चाबी होता है, एक चाबी से एक ही ताला खुलेगा, लाइक दिस। अगर शेप कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो करेक्टली फिट हो जाएगा, और करेक्टली फिट हो जाएगा तो वो अपना काम करने लगेगा। और अगर कोई इनकरेक्ट सबस्ट्रेट है तो वहां फिट होगा ही नहीं, तो एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। ये इनिशियली बताया था फिशर ने। तो it is assumed that both the enzyme and substrate have a fixed configuration that lead to an easy fit, ठीक है, ये फिशर ने बताया था। इसके बाद सेकंड जो थ्योरी आई, इंड्यूस फिट थ्योरी इज द सेकंड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस द एक्टिव साइट हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेप, thus when appropriate substrate comes in contact with the enzyme's active site, the shape of the active site would change to fit with the substrate. So according to this, एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही उसका रिलेवेंट सबस्ट्रेट आता है वो उसके अंदर फिट हो जाता है, और फिर वो उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट वही है, लेकिन जब उसका एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट आएगा तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, अपने आप को उसको कॉन्फ़िगरेशन पे फिट करने के लिए मॉडिफाई कर लेता है, और फिर जो सबस्ट्रेट है वो वहां पर जाकर फिट हो जाता है। Next is there is a term allosteric modulation जो इस चैप्टर में आता है। So what is allosteric modulation? It is known as inhibition or activation of an enzyme by small regulatory molecule that interact at a site known as allosteric site other than the active site. Means ये कोई एंजाइम है, ये है आपकी एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट जहां आके आपके सबस्ट्रेट को बाइंड होना है, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट। ये जो अपोजिट में आपको दिख रही है दिस इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। तो ये एलोस्टेरिक साइट जो है ये डिसाइड करेगी कि एक्टिव साइट पर ये सबस्ट्रेट को बाइंड होना है या नहीं, ठीक है। अब वो कैसे डिसाइड करेगी, या तो वो बिल्कुल इसके फिट वाला मॉलिक्यूल लेकर आ जाए, फिट वाला मॉलिक्यूल ले आएगी तो क्या होगा, सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, तो ये एनहांस कर रहा है। और अगर ये एनहांस कर रहा है और अगर यहाँ पर वो कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट ले आई कि उसने उसका शेप चेंज कर दिया, एक्टिवेट साइट का, एक्टिव साइट का शेप चेंज हो रहा है ना इंड्यूस फिट थ्योरी के अकॉर्डिंगली, शेप चेंज कर दिया तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो इंड्यूसर्स एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो द इंटरएक्ट इस लाइन को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन क्या होता है, इट इज नोन एज इनहिबिशन और एक्टिवेशन। यानी इनहिबिशन में क्या होगा, इनहिबिट करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन को, और एक्टिवेशन में एक्टिवेट करेगा उस एंजाइम के एक्शन को बाय small regulatory molecule that interact at a particular site that is known as allosteric site, okay, other than the active site at which
एक्टिव साइट का क्या है? कैटालिटिक एक्टिविटी अकर. The interaction change the shape of the enzyme so as to affect the formation of active site of the usual complex between enzyme and its substrate. As a result, the ability of enzyme to bind, ability of the enzyme to catalyze a reaction is modified. This is the basis of the so-called induced fit theory, which states that the binding of a substrate or some other molecule to an enzyme cause a change in its shape of the enzyme so to enhance or inhibit its activity. ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि ये कैसे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करेगा या एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा. एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, वो जाके अगर पर्टिकुलर बिल्कुल जाके फिक्स हो गया तो एक्टिवेटेड साइट को अगर सबस्ट्रेट के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो एनहांस हो गई, और वो एक्टिवेटेड साइट को उसने मॉडिफाई कर दिया तो इनहिबिट हो जाएगी रिएक्शन, है ना. So allosteric modulation is known as this type of substrate is known as allosteric modulators. It can either enhance or inhibit enzymatic function, depends upon its type and mechanism. The enzyme activity is increased when positive allosteric effector bind, और अगर वही जैसे मैंने आपको बताया डिक्रीज हो जाएगी अगर नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर उससे बाइंड करेंगे तो. Now comes to the next slide that shows us the classification and nomenclature of the enzyme. There are 6 type of enzyme. आप स्लाइड में देख रहे हैं. हाइड्रोलेजेस, ऑक्सीडोरेडक्टेज, लाइज, ट्रांसफरेज, लाइगेज एंड आइसोमरेज. इन सब बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इनकी सबकी नेमिंग होती है, नेमिंग का भी टाइप होता है, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है. जस्ट द एंजाइम एंड देयर टाइप ऑफ रिएक्शन. सो फर्स्ट इज ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम. इसका क्या काम है? इसका काम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफरेजेस नाम अपने आप में बता रहा है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला है. हाइड्रोलेजेस क्या बता रहे हैं? हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होगी इसमें, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर. लाइज ब्रेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन, और ये नए डबल बॉन्ड्स बनाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता है. लाइज न्यू डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे या फिर न्यू रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज आइसोमरेजेस. आइसोमरेजेस क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल, तो उसका जो फॉर्म चेंज होता है ना, वो काम आइसोमरेजेस करते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूल ग्रुप ट्रांसफर का काम आइसोमरेजेस का है. नेक्स्ट इज लाइगेज. लाइगेज का क्या काम होता है? बाइंडिंग. लाइगेज का काम है बाइंडिंग. सो ये ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेजेस. सो सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द सबस्ट्रेट. ठीक है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ different type of enzyme according to their class name. Next slide. यहाँ पर irreversible inhibitor की बात हो रही है, ठीक है. So an enzyme inhibitor is a molecule that bind to an enzyme and block its activity. एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी ब्लॉक कर दे, उसे एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं. और इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर इनएक्टिवेट एन एंजाइम बाय बॉन्डिंग कोवैलेंटली टू अ पर्टिकुलर ग्रुप एट अ एक्टिव साइट. एक्टिव साइट पर ही जाके इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के, ये खुद जाके वहां बाइंड कर जाते हैं. जब ये खुद जाके वहां बाइंड कर जाते हैं तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो फिर इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगा रिएक्शन को, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी. ठीक है. तो इनहिबिटर एंजाइम बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इनहिबिटर कैन नॉट बी रिवर्स बाय द एडिंग ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट. अगर हमने बार बार सबस्ट्रेट डाला भी कि हम ज्यादा डाल देते हैं, हट जाए इनहिबिटर, तब भी उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये नहीं होगा. इसीलिए यहाँ पर टर्म दिया गया है इररिवर्सिबल, क्योंकि ये इररिवर्सिबली रिएक्शन को रोक देगा. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक. पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक दैट एक्ट एज अ इनहिबिटर बाय बाइंडिंग टू अ एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. ट्रांसपेप्टाइडेज पर ये
एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड कर जाता है, तो सबस्ट्रेट आकर यहाँ बाइंड नहीं करेगा। अगर सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड कर जाता तो ये क्या कैटालाइज कर देता रिएक्शन को, सेल वॉल बन जाती बैक्टीरिया की। सेल वॉल बन जाती तो क्या होता, वो और ज्यादा, सेल डिवाइड हो रही है ना, सेल डिवाइड हो रही है तो वो और ज्यादा इन्फेक्शन किसी भी इंसान में कर सकती थी। जब ये सेल वॉल नहीं बनने देगा पेनिसिलिन, तो क्या होगा, धीरे 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 बैक्टीरिया की टाइटर वैल्यू कम होती जाएगी, बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और अल्टीमेटली बैक्टीरिया बॉडी में से खत्म हो जाएगा। यही तो काम होता है एंटीबायोटिक का, बैक्टीरिया को किसी तरीके से किल करना। तो उसकी किसी मैकेनिज्म को ये स्टॉप करेंगे। तो इस केस में पेनिसिलिन क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है एंजाइम की बाइंडिंग को, ट्रांसपेप्टाइडेज को, क्योंकि खुद जाके एज ए इनहिबिटर उसके साथ बाइंड कर रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहिबिटर इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। These inhibitor compete with the substrate for the active site. ये भी जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर एक्टिव साइट। ठीक है, when inhibitor closely resemble to the substrate in its molecular structure, it inhibit the enzymatic activity. ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज रिड्यूस एंड एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है। ये है हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद होता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर एंजाइम प्लस इनहिबिटर आ गया तो बना एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये चलने ही नहीं दे रहा रिएक्शन को। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा दें रिएक्शन में, इन दिस केस इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें तो ये जो इनहिबिटर है वो अपनी बाउंडिंग को छोड़ देता है, डिसोशिएट हो जाता है वहां से, और फिर दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम लैब में कभी कभी काम करते हैं, हमें रिएक्शन स्टॉप करनी है तो इनहिबिटर थोड़ा सा डाल दिया, रिएक्शन वहीं रुक गई। जब हम वापस आए तो हमने दोबारा से क्या किया, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो गई। तो लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में इस तरीके का यूज किया जाता है। जबकि इन पिछली वाली स्लाइड में क्या था, इरिवर्सिबल इनहिबिटर में यहाँ पे तो किसी भी कीमत पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा लो, ये हटेगा नहीं इनहिबिटर अपनी जगह से, ये वहीं की वहीं उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से अलग है, hence binds enzyme at a site distinct from substrate binding site. substrate binding site पर जाकर ये बाइंड नहीं करेगा, ये दूसरी साइट पर जाकर बाइंड करेगा। ठीक है, कहाँ पर जाके बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड करेगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जैसे कि ये एंजाइम है, ये है आपकी एक्टिव साइट और ये है आपकी एलोस्टेरिक साइट। यहां पर जाके ये बाइंड करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव वाला। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर जाके बाइंड, तो ये किस किस से बाइंड कर सकता है, ये फ्री एंजाइम के साथ भी जाके बाइंड कर सकता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी जाके बाइंड कर सकता है, और इसकी बाइंडिंग परमानेंट होती है। जब इसकी बाइंडिंग परमानेंट होती है तो ये परमानेंट बाइंडिंग के साथ क्या कर सकता है, कुछ इस तरीके के मॉडिफिकेशंस करेगा जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे कि आदमी बिल्कुल ही चला जाता है। जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। साइनाइड पॉइजनिंग में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले इंसान बिल्कुल चला जाता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट वाली जगह पे बाइंड नहीं करेगा, या दूसरी जगह पर जाकर बाइंड करता है, एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड करता है। नेक्स्ट इज योर कोफैक्टर। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज अ non-protein molecule needed by some enzyme which is needed for the help in particular type of reaction. अगर वो कोफैक्टर टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ, then we can call them prosthetic group like certain inorganic metal ions. If those cofactor are loosely bound or released easily, किसी भी तरीके से easily released हो जाते हैं, that time we can call them कोएंजाइम। उस टाइम हम उन्हें कोएंजाइम कहेंगे। और जो कि ज्यादातर होते हैं हमारे जितने भी विटामिन बी हैं, विटामिन B1, B2, नियासिन, ये सब एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ आवर एंजाइम्स।
मैनी एंजाइम्स, जितने भी विटामिन है वो को एंजाइम डायरेक्टली विटामिन यूज नहीं होते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी में यूज करते हैं। एंजाइम की अगर विटामिन कम है हमारे अंदर तो एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है, एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है तो जितने भी लाइक ये होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी एक होता है B12 की कमी से, ये इसी वजह से है क्योंकि कह रहे हैं कि भाई आपने विटामिन नहीं खाए, विटामिन नहीं खा रहे तो आपका एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज अनदर टर्म लाइक होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम है आपका नॉर्मल एंजाइम प्लस यानी कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम। एपो एंजाइम, ओहो मैं कैसा लिख रही हूं, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इन दोनों को अगर हमने मिला दिया तो हमारा बन जाएगा होलो एंजाइम। ठीक है, DNA polymerase is a holoenzyme that catalyzes the polymerization of deoxyribonucleotide into DNA strand in the presence of or with the use of magnesium ion. So magnesium ion act as a cofactor over here. उसके बगैर वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अलावा दूसरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं, जो कोफैक्टर हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंजाइम के और एंजाइम एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज लिवर डिहाइड्रोजिनेज, ये यूज करता है जिंक आयन को फॉर इट्स एक्टिवेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम चैप्टर। आप इतना करिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।